नमस्कार। जेईई मेन और नीट 2021 की एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं। जितने भी विद्यार्थी 2021 में नीट और जेईई में अपीयर होने वाले हैं, सब ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली हैं, कमर कस ली है। बस उनको एक छोटे से दिशा निर्देशन की जरूरत है, एक छोटी सी रणनीति की जरूरत है, और उसी रणनीति को गुरु मंत्र के रूप में पीसीपी सीकर आपके सामने लेकर के आ रहा है। आप देख सकते हैं गुरु मंत्र एक्सपर्ट टिप्स फॉर नीट जेईई 2021। हमारे साथ आज इस पहले एपिसोड में हम फिजिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस पैनल में पुनीत सर हैं। आपको 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने अहमदाबाद टीचिंग करवाई है और कम से कम 3 दर्जन बार नीट में आपने अंडर 100 रैंक्स दी है। आप ही के साथ में केएस राठौड़ सर हैं। 15 इयर्स का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें से पिछले 10-11 साल से आप सीकर में हैं। उससे पहले आप दिल्ली और देहरादून रहे। बहुत बेहतरीन नीट और जेईई दोनों में पैरेलल रैंक्स आपने दी हैं। आज के दिन सीकर का मैं कहता हूं कि चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा राठौड़ सर और उनकी फिजिक्स को जानता है। आपके साथ में राजीव सर हैं। पिछले 20 ईयर से आप इस फील्ड में हैं। आपने दिल्ली, गंगानगर, बीकानेर और सीकर में अपनी सेवाएं दी हैं। अपने सब्जेक्ट के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और एम्स जब हुआ करता था सेपरेट, उसमें एम्स की ऑल इंडिया 3rd रैंक आपने दी है। क्वालिटी का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे सामने निधि सर बैठे हैं। आप पिछले 8 साल से इस फील्ड में हैं। आपने दिल्ली, कोटा, रांची काम किया है और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जेईई एडवांस की ऑल इंडिया 1st रैंक को पढ़ाने का तजुर्बा आपको रहा हुआ है। यानी ये हमारी फिजिक्स की कोर टीम है और आपके पास अनुभव के साथ अपने सब्जेक्ट के क्वालिटी एक्सपीरियंस का वो तजुर्बा है, जिसको सुन करके, जिसको गुन करके आप न केवल अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, बल्कि नीट और जेईई दोनों में अपनी मनचाही रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे साथ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हैं। नमस्कार। और मैं ओंकार मुंड, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंस एडू हब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा जी। 20 से 25 जुलाई तक जेईई मेन का 3rd अटेम्प्ट है। 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट है। नीट की डेट भी आ चुकी है। 12 सितंबर को नीट का एग्जाम है। लेकिन नीट का पैटर्न थोड़ा सा बदलाव आया है। हम फिजिक्स की बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपसे उस बदले हुए पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे, और इस बदले हुए पैटर्न के क्या प्लस और माइनस है वो प्लीज आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। औकार सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देने के साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमारे सीनियर मेंबर्स के साथ ये डिस्कशन आज रखा। और जैसा आपने परिचय दिया, मैं कह सकता हूँ, बार बार दावा करता हूँ कि पीसीपी प्रिंस एजुकेशन हब ने हमेशा बेस्ट टीम को सिलेक्ट करने का प्रयास किया। जैसा आपने परिचय दिलाया, इस परिचय के आधार पर मैं फिर एक बार दावा कर सकता हूं कि ये हमारे फिजिक्स के सीनियर मेंबर्स हैं। बहुत सारी लंबी टीम और भी है जो इस समय इस डिस्कशन में अपन शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण नहीं रख पा रहे हैं। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चारों सब्जेक्टों में नीट और जेईई के लिए पीसीपी, मैं सीकर ही नहीं कोटा तक का चैलेंज करके कह सकता हूं कि पीसीपी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट टीम है और एक बच्चे को रैंकर बनाने के लिए वो टीम सक्षम है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। नीट का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले इसके बारे में थोड़ा हिंट आया था। 180 क्वेश्चंस नीट का बच्चा पहले किया करता था। 2021 में 180 करेगा जी, लेकिन पढ़ेगा 200। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस पहले होते थे, सभी अटेम्प्ट करने होते थे बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 प्लस 15 क्वेश्चंस का सेट हो गया। 45 अटेम्प्ट करने, 35 फर्स्ट सेक्शन है वो कंपलसरी है,
रिमेनिंग सेक्शन के जो सेकंड सेक्शन के 15 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी तरीके से जूलॉजी बॉटनी भी 2 सेक्शन बन चुके हैं, पहले कंबाइंड सब्जेक्ट आता था, उनमें भी 50 क्वेश्चन ईच में आएंगे और जो सेक्शन का मैंने फर्स्ट सेकंड बताया वो सेम रहेगा जी। पैटर्न चेंज हो गया, बच्चों को लग रहा होगा कि आसान हो गया, निश्चित रूप से इससे कुछ बेनिफिट भी है। एक बच्चे को अगर अच्छी तैयारी के बावजूद किसी सेगमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो सेकंड सेगमेंट में अगर आ गया तो बच्चा उस क्वेश्चन को अवॉइड करके भी पूरे मार्क्स ला सकता है। लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ी है, पहले बच्चा 3 आवर्स में 180 क्वेश्चन से गो थ्रू होता था, पढ़ता था, अब 200 क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं मानता बच्चा सिंगल भी क्वेश्चन को देखे बगैर सीक्वेंस से पूरे अटेम्प्ट करेगा, एक बार देखेगा सबको जरूर। इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कशन आगे बढ़े, शॉर्ट में बच्चों को कहना चाहूँगा कि पेपर का पैटर्न जरूर बदला है, कुछ सहूलियत भी मिली है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत और ज़्यादा सटीक करनी होगी, क्योंकि इस सहूलियत के साथ कट ऑफ भी प्लस जा सकती है। इसलिए विद्यार्थी, लास्ट का समय है और लास्ट के समय में ये कहा जाता है 1 साल में की हुई मेहनत 10 दिन में की जा सकती है। 1 साल में की हुई मेहनत को 10 दिन में मजबूती और फिनिशिंग दी जा सकती है। तो सभी विद्यार्थी आने वाले समय के लिए अच्छा प्रयास करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हम उस टीम की ओर बढ़ते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के, जिसको KVPY में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक PCP में देने का तजुर्बा है, जिसको विषयवार जेई मेन में 100% मार्क्स दिलवाने का तजुर्बा है, जिसको ऑल इंडिया एयर फर्स्ट जेई एडवांस को पढ़ाने का तजुर्बा है। तो आइए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम KS राठौड़ सर की ओर बढ़ते हैं। सीकर में फिजिक्स के आप पर्याय रहे हैं, सिनोनिम रहे हैं। जो फिजिक्स को जानता है वो राठौड़ सर को जानता है, और जो राठौड़ सर को जानता है वो फिजिक्स को जानता नहीं है, फिजिक्स को बहुत गहराई तक जानता है। तो राठौड़ सर, जेई मेन में बहुत सीमित समय बचा है, नीट के लिए अपन कह सकते हैं कि लमसम 2 महीने बचे हैं, एडवांस की डेट आनी है, उनके पास टाइम खूब सारा रहेगा। तो आप शॉर्ट में जेई मेन की बात करते हुए नीट और जेई एडवांस के बच्चे के लिए इस लास्ट टाइम में क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम को पूरा कर सके? जी सर, जेई मेन के लिए बात करें हम तो जेई मेन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एडवांस में नहीं आते हैं लेकिन मेंस में आते हैं। तो अब जब लास्ट टाइम बचा है तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट उन टॉपिक्स से अगर गो थ्रू नहीं है तो उसको देख लेना चाहिए। जैसे मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है जो मेन में है लेकिन एडवांस में नहीं है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन है, EM वेव है, सेमीकंडक्टर है, जिनसे एक अच्छा क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो वो भी मेन में हमारे लिए यूज़फुल हैं। इसके अलावा जैसे और टॉपिक की बात करते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, ये जो है एडवांस में नहीं है लेकिन मेन में है। अगर मेन में जितने भी पेपर आते हैं स्लॉट में, है ना, A-B स्लॉट में पर डे जितने भी पेपर होते हैं, तो 12 पेपर हो रहे हैं, तो लगभग हर पेपर में कम्युनिकेशन से और जैसे EM वेव से, सेमीकंडक्टर से, जो टॉपिक्स मैंने बताया, इवन मैग्नेटिज्म, है ना, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो पोर्शन है वो भी मेन में है, एडवांस में नहीं है। तो बच्चों को इन टॉपिक्स पे जो है मेन में स्पेशली ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलर मेन के लिए बात करें तो। फिर हम एडवांस के लिए बात करें तो जेई एडवांस पिछले 2-3 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि जनरली उसका पैटर्न ऐसा आ रहा है कि बच्चा साल भर तैयारी करता है, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एडवांस का एक हवा उसके ऊपर जो प्रेशर आ जाता है, उस प्रेशर को पहले तो सबसे वो पहले साइड में रख ले, वो एक कॉन्फिडेंस रखे कि भाई मैंने साल भर तैयारी की और मेन क्लियर करके आया हूँ मैं, तो मैं एडवांस में अच्छा ही करूँगा, कि सब्जेक्ट चेंज नहीं हो गया है, प्रॉब्लम का वेरिएशन आएगा ठीक है, लेकिन उसकी आपने प्रैक्टिस भी तो की है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखें। दूसरा जो है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। पिछले 2 साल में हाई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम था, ये पॉइंट के बाद में 3-3, 4-4 डिजिट तक कैलकुलेशन मांगी IIT ने, जो पहले नहीं मांगती थी। पहले उसमें स्किल ज़्यादा देखती थी, तो अब स्किल के साथ साथ कैलकुलेशन स्किल भी देख रही है। तो उस कैलकुलेशन स्किल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको कैलकुलेशन से गो थ्रू होना पड़ सकता है ना, कि आप शॉर्ट में नहीं जा सकते। और ऑप्शंस भी पास में दे दिए, 5.67, 5.69, है ना। अब इसमें आपको कैलकुलेशन से गो थ्रू होना ही पड़ेगा कि अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है तो। और दूसरी बात, जब एडवांस के लिए हम तैयारी की बात करें तो तैयारी के लिए एडवांस के लिए जो आपको टाइम
मिला है, उस टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप IIT के लास्ट ईयर के पेपर से ले लें और उन पेपर से गो थ्रू हो, क्योंकि हम IIT का ही तो पेपर देने जा रहे हैं और वही IIT ने पूछे हैं पिछले 30-35 साल में, तो उनका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है या जो भी आया हुआ है उस पेपर से आप गो थ्रू हैं और डेली के लिए डेली रूटीन पे पेपर सॉल्व करें, वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक टॉपिक को एक ही दिन में तैयार करके बैठ जाएं। आप एक पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे 10-12 टॉपिक जो हैं वो सारे उससे गो थ्रू होंगे, तो आपका सारे टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा। तो एज सच एडवांस के दिन आपको कुछ रिवीजन नाम की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे टॉपिक से, पूरी फिजिक्स से गो थ्रू हो रहे हैं तो उस दिन आपको यूँ नहीं लगेगा कि यार मैंने इस टॉपिक को 10 दिन पहले पढ़ा था तो अब मैं इसमें वापस एक बार रिवाइज करूँ, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो डेली का एक पेपर लेके उस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करें। अच्छा, टाइम में भी आप उसको है ना थोड़ा मॉड्यूलर कर लें कि टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लें कि मान लो 3 से 4 घंटे आपने फिजिक्स के लिए रखे हैं तो 2 घंटे आपने पेपर सॉल्व कर लिया और 2 घंटे में आपको जो भी रिवाइज करना है ना, उसमें 2 टॉपिक ले लें 1-1 घंटे में और उसको रिवाइज करते हुए जाएं। तो मेरे ख्याल से एडवांस के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। और फिर जब हम नीट की बात करें तो नीट में जैसे अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई शॉर्ट प्लान लेके चलें, उसको एग्जॉस्टिव तरीके से ही कंप्लीट करें, है ना। नीट में ये समझ लीजिए कि पूरे साल तैयारी करने के बाद में अब हमारे पास जो 2 महीने बचे हैं, तो मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि एक तो जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके थ्रू उससे गो थ्रू हो, दूसरा जो है नीट के जो पेपर है और जो मेन के जो पेपर आए हुए हैं, है ना, उन पेपर से भी गो थ्रू है, क्योंकि मेन के पेपर के क्वेश्चन जो है नीट में भी क्या है, हेल्पफुल है। तो ये 2 चीज़ें तो लेके चलें। उसके बाद में जो भी टाइम स्लॉट आप रखते हैं कि हम फिजिक्स 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको भी थोड़ा इस तरीके से अरेंज करें कि एक तो जो है आपको जो रिवाइज करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है जिसको रिवाइज करना है उसको तो करना ही है, और कुछ आप है ना टॉपिक की पहले ही लिस्ट बना लें कि भैया पूरी फिजिक्स में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के कि मुझे ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। तो आपके पास में 2 महीने का शेड्यूल है, अगर रोज का एक टॉपिक भी आप निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में 60 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपकी कमजोरी होंगे, नहीं होंगे 60। आप देखेंगे कि आपसे 10 से 15 टॉपिक ही होंगे, तो वो टॉपिक आप जो है उसका भी एक स्लॉट डिसाइड कर ले कि मुझे एक टॉपिक जो मेरा टिपिकल है और मुझे नहीं आता है इतनी तरीके से, तो मैं उसको जो है थोड़ा सा तैयार कर लूँ। तो उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट निकाल सकते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का, और कंसर्निंग टीचर जो अपनी टीम है उससे आप पूछ सकते हैं, जो भी टीम है आपकी। तो मुझे लगता है कि उसको एग्जॉस्टिव स्टडी लेके चलें और टिपिकल जो आपका जो पोर्शन वीक है उसको भी तैयार करें, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप टेस्ट के थ्रू, मेन के पेपर के थ्रू और नीट के पेपर के थ्रू करें। मेरे को लगता है ये ठीक है। बिल्कुल राठौर सर, ये वक्त अपनी खामियों को कम करने का है और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का है। तो अब हम पुनीत सर तक आना चाहेंगे। आपको करीब 3 दर्जन बार आपने नीट में अंडर 100 रैंक दिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान भी हो सकता है। पुनीत सर, फिजिक्स के बारे में ऐसा कहते हैं कि फिजिक्स अगर कमज़ोर है तो सिलेक्शन भी रोक देगी जी, और अगर फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो टॉप रैंक तक पहुँचा देती है। और ये फिजिक्स फोबिया से अगर बच्चा बच जाए, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो उसकी रणनीति का एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल से पहले क्या करना है राठौर साहब ने बता दिया। एग्जामिनेशन हॉल में चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस्ड हो, चाहे नीट हो, बच्चा पेपर को कैसे फेस करे ताकि वो सिलेक्शन से होते हुए टॉप रैंक तक पहुँच जाए। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि इतिहास गवाह है कि बिना रणनीति के कभी भी कोई युद्ध नहीं जीता गया है। पेपर की भी हम बात करें तो बच्चा पूरे साल जी जान लगा के मेहनत करता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है कि कई बार प्रेशर की वजह से या फिर डर की वजह से उसका पेपर ख़राब हो जाता है जी। तो रणनीति बनाना तो बहुत ज़रूरी है, और रणनीति बहुत सिंपल सी है कि कभी भी पेपर को एक अटैम्प्ट में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पेपर को आपको कम से कम 2 नहीं तो 3 अटैम्प्ट में सॉल्व करना चाहिए। पहला अटैम्प्ट जो है वो उन क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए जो कि आपसे एक बार में बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अपन बात करें नीट के क्वेश्चंस की या जेई मेन के क्वेश्चंस की, तो उनमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार में स्ट्राइक कर जाते हैं और एक बार में सॉल्व हो जाते हैं। उनसे क्या होता है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो वहीं पे रिलीज़ हो जाता है, उसको लगता है पेपर बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बना हुआ है और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके एक बार में ही सॉल्व कर दिया। फिर सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए जो अपने से फर्स्ट राउंड में नहीं हो पा रहे थे, जिनमें अपने को दिक्कत आ रही थी। इसमें एक फ़ायदा और होता है कि फर्स्ट राउंड में हमें उन क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाता है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, तो हम उन्हें कट भी कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में अपने को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना जी। तो बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है तो फिर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उन क्वेश्चंस को करें जो एक बार में हो जाते हैं, और सेकंड अटैम्प्ट में उन क्वेश्चंस को करें जो उसे लगता है कि वो थोड़ा टाइम देके कर सकता है। एडवांस की सर अगर अपन बात करें तो एडवांस जो है उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई रहता है,
उसमें सर कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो उससे एक क्वेश्चन नहीं होता, दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं होता, तो वो घबरा जाता है, उसको लगता है कि उसकी तैयारी में कहीं कमी रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है बच्चों में। कभी भी बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो मेरी तैयारी के अंदर कमी है। अगर आपने सॉलिड तैयारी कर रखी है और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब पेपर टफ आया है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे जल्दबाजी में या डर की वजह से पूरा पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं, घर पे आके देखते हैं तो पेपर बहुत सिंपल था, आगे अगर वो बढ़ते अच्छे से तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी गलती ऐसी होती है जिसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो मेरा बच्चों के लिए सुझाव है कि आप उस पैटर्न को चेंज कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दीजिए, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको कीजिए। पेपर में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेपर टफ है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। घबराना नहीं है, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। बिल्कुल सर, बात को एक बिल्कुल नए नज़रिए के साथ आपने हम सब के सामने रखा है, निसंदेह स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। अब मैं निधि सर तक पहुंचना चाहूँगा। निधि सर, मैं आपसे स्पेसिफाइड जेई के लिए बात करूँगा, क्योंकि जेई की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को पढ़ाने का आपका तजुर्बा रहा है, तो जिसमें विशेषज्ञता आपकी है उसी की बात करेंगे। जेई के स्टूडेंट्स को आप ये बताएं कि चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है, ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को तय कर सके। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं? यदि हम लोग पूरी जेई फिजिक्स की बात करें तो उसको हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड इज एसएचएम एंड वेव्स, फोर्थ इज ऑप्टिक्स, फिफ्थ इज मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 6 पार्ट्स हैं फिजिक्स के। अब यदि हम इसमें से बात करें तो क्लास 11th में हम लोग मोस्टली 70% टाइम्स हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते रहते हैं, और क्लास 12th में बात करें तो 70% जो समय हमारा कंज्यूम होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने में कंज्यूम होता है। और एक्चुअली जेई में क्या होता है कि 25% वेटेज अप्रॉक्सीमेटली मैकेनिक्स का होता है एंड 25% वेटेज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होता है। वैसे तो जेई एडवांस अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करता रहता है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बट यदि हम लोग कुछ ईयर से देखें तो जेई 36 क्वेश्चंस एडवांस में पूछता है, तो उसमें से लगभग 50% वेटेज, मतलब 18 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं, वो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के होंगे। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन मैकेनिक्स एंड 8 to 9 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाती है ये बची हुई 4 यूनिट्स। ये बची हुई 4 यूनिट्स बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, मतलब इनमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो पूरे टाइम का अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30%, लेकिन इसका वेटेज 50%। ठीक है, और यूनिट्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। यदि हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, बात करें ऑप्टिक्स की, बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, बात करें वेव्स की, तो जैसा कि पुनीत सर ने अभी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस में भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन हम लोग मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फंस गए, है ना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं और ये पोर्शन हमारा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, लेकिन ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स, तो हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं तो 5 से 6 लेक्चर्स में मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाता है, जो कि एक मैकेनिक्स का एक सिंपल सा काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है, जिससे जेई एडवांस सवाल भी बहुत रेयर पूछता है। ठीक है, तो वहाँ पर लगभग हम लोग 10 से 15 लेक्चर कंज्यूम करते हैं। जेई में एडवांस मॉडर्न फिजिक्स से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो 4 से 5 सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड एसएचएम एंड वेव्स, ये बहुत छोटे से पोर्शन है, और जेई एडवांस का 50% वेटेज, हर एक चैप्टर 10 से 12% वेटेज रखता है, तो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू निधि सर, बहुत सटीक टॉपिक वाइज विश्लेषण आपने जेई का किया। अब मैं हमारे राजीव अग्रवाल सर तक पहुंचना चाहूँगा, और आपसे भी वही स्पेसिफाइड क्वेश्चन इसलिए मैं करना चाहूँगा क्योंकि एम्स की, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है, जहां पहुंचना नीट की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, उस एम्स के एग्जाम में ऑल इंडिया 3rd रैंक आपने दी है। और आप देख के समझ सकते हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि खुद अपने आप में सिमटी हुई एक सदी है ये। इन्हें गौर से देखिएगा तो फिजिक्स की जिंदगी है ये। पिछले 20 साल से ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बड़ा तजुर्बा है, लंबा तजुर्बा है, लेकिन अभी अपने आप को सीनियर नहीं कहते, ये कहते हैं कि मैं सीखने के दौर से गुजर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने के दौर से गुजर रहा हूँ।
नीट में मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी टफ भी पड़ता है, लेंदी भी है, और उनका जो वेटेज है वो 7 to 8 क्वेश्चंस का रहता है। बट उसके कंपैरिजन में हम मॉडर्न फिजिक्स का देखें तो मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी छोटे छोटे से पोर्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ड्यूल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब ये छोटे छोटे से पोर्शन से अप्रोक्सीमेट 6 to 7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ऐसे ही अगर अपने देखें ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों टॉपिक्स को मिला के 6 to 7 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने को लगता है कि इनमें 6 to 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे से पॉइंट्स है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शंस है, इनसे हर से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऐसे ही अगर अपने सेमीकंडक्टर का पोर्शन लें तो उससे भी प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से 3 to 4 क्वेश्चंस का रहता है प्रोसेस। और EMW एंड कम्युनिकेशन, EMW एकदम छोटा सा टॉपिक है जो 2 या 3 पेज का ही है, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन आता है। तो इतना इजी पोर्शन है वो कि आप आराम से उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अपने आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, तो इसमें अपने 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। और SHM एंड वेव्स, SHM वेव और वेव सिमिलर चैप्टर्स हैं, और इसका वेव का पोर्शन तो अपने कहीं वेव ऑप्टिक्स में भी इंटरफेरेंस आ जाता है और SHM का काफ़ी पोर्शन उसमें सिमिलर है, तो इसलिए उनके क्वेश्चन SHM और वेव्स के भी 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अपने आते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपनों ने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और कैपेसिटर हैं, इनके 2 या 3 क्वेश्चंस का वेटेज है। बट ये चैप्टर इतने ज़्यादा लेंदी हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के कंपैरिजन में ये देखें तो 3 to 4 टाइम्स लेंदी हो जाएंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी अप्रोक्सीमेट जो है पोटेंशियोमीटर है, इनमें ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ है, इनको मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज आ जाता है। फिर नेक्स्ट अपने मैग्नेटिज्म में देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अर्थ मैग्नेटिज्म, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनको भी 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। EMI एंड AC, EMI एंड AC चैप्टर जो हैं वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है, इजी चैप्टर्स हैं, कोई ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है। AC वगैरह में सबसे सिंपल से फार्मूले लगते हैं, तो उनसे अपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख रहे हैं तो EMI एंड AC एक जैसे चैप्टर्स हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं। बट AC चैप्टर में अपने को कैलकुलेशन जो है वो अपने को बहुत फास्ट रखनी पड़ती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आया कि AC में काफ़ी क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो जिसमें अपने को पावर वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, तो मेरी ये राय है कि अगर काफ़ी क्लोज ऑप्शन हो तो ऐसा क्वेश्चन एक फर्स्ट राउंड में छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसको करने लगोगे तो हो सकता है कि आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं, या मान लो वो क्वेश्चन 3rd नंबर पे आ गया, आप उसी पे 5 to 6 मिनट लगा दोगे, इतनी क्वेश्चन तो ईजी लग रहा है बट कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसमें टाइम ज़्यादा लगा दोगे, तो बाद में आप उन क्वेश्चन को रीड आउट नहीं कर पाओगे। तो अपने को उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है लास्ट के 7-8 क्वेश्चन रह जाए। औकार सर, जैसा अग्रवाल सर और निदेश पारिक सर से अपन ने सुना, नीट और जेई एडवांस्ड में फिजिक्स में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत बल्कि है जी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का उनका वेटेज देखें तो कुछ माइनर बल्क की, छोटे बल्क की यूनिट्स हैं जिनसे भी क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते इतना थक जाता है कि बाकी आगे वाली छोटी यूनिट्स तक पहुंचते पहुंचते वो मानता है कि मेरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए बहुत अच्छी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि कैलकुलेटिव बने, यूनिट वाइज कैलकुलेशंस रखें और फिर आप सेलेक्ट करें ये मेरे 6 क्वेश्चंस तैयार हो गए, ये मेरे 3 क्वेश्चंस तैयार हो गए। इस तरह जेई एडवांस में 36 क्वेश्चंस और नीट में 45 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं यूनिट वाइज स्ट्रेटजी से आगे बढ़कर। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, वो भी सीधा आपसे जी, क्योंकि आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आज आपको थोड़ा सा किशोर रोग विशेषज्ञ बनना पड़ेगा इस इस संवाद में। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम में जो स्टूडेंट अपने आप को अच्छे से मेंटेन रख जाता है वो सिलेक्शन की कगार तक पहुंच जाता है, और जो सिलेक्शन की कगार पर खड़ा है वो अच्छी रैंक तक पहुंच जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लास्ट टाइम में बच्चा फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाता। तो आप अपनी मेडिकल साइंस को जोड़ते हुए ये सुझाएं कि लास्ट टाइम में बच्चा अपने आप को मेंटेन कैसे रखे, तो इसकी सब्जेक्ट को मेंटेन कैसे रखना है ये हमारे सारे कोर फैकल्टी मेंबर्स ने बता दिया है।
औकार सर, आपने सिंगल क्वेश्चन में मेरे को लगता पूरा निचोड़ पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन पे अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहता है तो वो ही सफलता और रैंक का राज बनता है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि नीट और जेई की जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि ये एक मैराथन दौड़ की तरह होता है। जब मैराथन दौड़ का धावक शुरुआत में अपनी एक एवरेज स्पीड रखता है और दौड़ता जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैराथन दौड़ के फर्स्ट राउंड में सबसे आगे रहने वाला फाइनल राउंड में आगे नहीं मिलता है। उसी तरीके से इसमें भी बच्चे को शुरुआत में एवरेज दौड़ रखनी होती है और मैराथन दौड़ के लास्ट राउंड्स में जो कैंडिडेट, जो एथलीट अपना बेस्ट स्टेमिना लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है, वो मैराथन का विनर बन जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जो आपने टाइम लगाया वो 90% था, अब जो टाइम है वो 10% या लेस है। इस टाइम में अगर आप मैराथन की तरफ अपना बेस्ट स्टेमिना लगाते हैं तो आप विनर बनेंगे। अक्सर अपन देखते हैं कि ज्यों-ज्यों समय लास्ट में आता जाता है बच्चा सुस्त होने लग जाता है, या तो इस चीज़ से कि मेरी तैयारी हो चुकी है या इस चीज़ से कि मैं सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुका हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहता हूँ कि जब तक चीज़ यस में, ग्रीन टिक में नहीं बदल जाए तब तक उसको कन्वर्टेड नहीं समझना चाहिए। इसलिए न इस टाइम स्टूडेंट्स को आसान्वित होना है कि मैं पक्का रैंक करूं या पक्का सिलेक्ट हो रहा हूं, और न ये मानना है कि मैं पीछे रह रहा हूं। ये ऐसा टाइम है जो होप वाला टाइम है, उत्साह वाला टाइम है, और इस लास्ट के टाइम में बच्चे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो 3 चीज़ें कही, इन चीज़ों में फिट रहने के लिए पहली आवश्यकता है कि बच्चा फिक्स अपना टाइम टेबल बनाए, हेल्थी डाइट रखे, इधर उधर की कुछ भी नहीं सोचे, अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखे, और लास्ट टाइम में आप फुल स्टेमिना के साथ मेहनत करें। और अक्सर एग्जाम्स में अपन देखते हैं कि अपन पूरी साल बुक को पढ़ते हैं और एग्जाम के दिन सिंगल डे में उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये समय वो है जब आप फ्यू डेज में आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, चीज़ें टिप्स वाली टिप्स पे करनी है, कैलकुलेशन वाली कैलकुलेशन में करनी है। इस थीम पे बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन भी होगा, रैंकर्स भी बनेंगे और वो फाइनल विनर होंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थी पीसीपी सीकर की नीट और जेई 2021 के विद्यार्थियों के लिए गुरु मंत्र श्रृंखला। आज हमने फिजिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस किया। आने वाली श्रृंखला में हम केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो को भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये कहते हुए आने वाले जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। लड़ते रहें, अंतिम दम तक लड़ते रहें। पीसीपी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पीसीपी का मार्गदर्शन आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।